अस्सलाम वालेकुम टू ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज का जो टॉपिक है वो है लाइफ फोर्स के बारे में, जो कि बर्नर्ड शॉ ने मैन एंड सुपरमैन ने यूज़ किया है। और ये जो थ्योरी है लाइफ फोर्स, ये उन्होंने नर्सरी की फ़िलासफ़ी से ली है। और इस लाइफ फोर्स के मुताबिक वो ये कहते हैं कि लाइफ का मतलब होता है ज़िंदगी और फोर्स का मतलब होता है क़ुव्वत। तो ये जो ज़िंदगी की क़ुव्वत है, ये इंसान को इस तरह मजबूर करती है, दोनों फीमेल और मेल दोनों जेंडर को, कि वो बेहतर से बेहतर ज़िंदगी बसर करें और गुजारें। लाइफ फोर्स जो है वो इंसान को मजबूर करती है कि वो अपनी ज़िंदगी को हासिल करें, अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल करें और एक बेहतर नस्ल पैदा करें। इस प्ले के अंदर सबसे ज़्यादा जिस जेंडर को या जिस पर्सन को बर्नर्ड शॉ ने अटैक किया है वो है फीमेल, फेमिनाइन। वो कहते हैं कि औरतें जो हैं वो लाइफ फोर्स यूज़ करके आदमियों को एज अ इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ करती हैं, और जब उनका ये काम ख़त्म हो जाता है या उनसे आदमियों से या मेल जेंडर से, मेल पर्सनालिटी से जब उनको फ़ायदा हासिल हो जाता है तो वो उनको छोड़ देती हैं, यहाँ तक कि वो उनको मारने से भी ग्रेज़ नहीं करती हैं। वो ये सब कुछ इसलिए करती हैं क्योंकि उन्होंने एक न्यू और एक सुपरमैन या सुपर नेचुरल एक जनरेशन पैदा करनी होती है, जो कि पहली जनरेशन से ज़्यादा बेहतर हो और उसके अंदर जीनियस क्वालिटीज़ और इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ हो। वो मेल पर्सनैलिटी को एज अ इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ करती हैं, और ये क्लेम करते हैं वो ख़वातीन के बारे में, और कहते हैं कि इस मकसद को पूरा करने के लिए औरतें किसी भी हद तक जा सकती हैं और किसी भी हद तक गिर सकती हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं लाइफ फोर्स की डिटेल में, इसके बैकग्राउंड के बारे में। सब जानते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट कि शॉ इज़ अ फिलोसोफर इन द सेंस के उन्होंने हमें ह्यूमन नेचर के बारे में और इंसान की ज़िंदगी के बारे में बहुत से व्यूज़ अपने बताए हैं, और उन्होंने हमें बहुत से वेज़ बताए हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी किस तरह से बेहतर तरीके से गुजारनी चाहिए। वो कहते हैं लाइफ फोर्स इज़ दी एसेंस। लाइफ फोर्स जो है वो इंसान की एहसास है। इसको डिटेल में मैन एंड सुपरमैन ने उन्होंने डिटेल से बताया है, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ इस 4 एक्ट में जो 3rd एक्ट है, सीन है, हेल वाला जो सीन है, उसके अंदर उन्होंने इसी बात का जिक्र किया। इसी वजह से वो जो 3rd जो एक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, और पेपर में इस हवाले से भी पूछा जाता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लाइफ फोर्स, इसके बारे में उन्होंने क्यों यूज़ किया है। लाइफ फोर्स जो है वो मैटर के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लाइफ का मैटर के साथ क्या कनेक्शन है। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो आप जो है वो ज़रा मतालिया करें, स्टडी करें अपनी ज़िंदगी के बारे में कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से वजूद में आई, तो आपको आपके बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे। मैटर जो होता है, मैटर इज़ एवरीवेयर, मैटर हर जगह है, और मैटर के बगैर ज़िंदगी नहीं है। मैटर है तो ज़िंदगी है, मैटर नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। वरना लाइफ एक ऐसे है जैसे एलियन नहीं है, एलियन बस घूम फिर रही है अकेली, या लोन लाइफ वो बन जाती है। तो बर्नर्ड शॉ इस हवाले से कहते हैं। अगर इसको मैं मज़ीद ग्लोरीफाई करूँ या फिर एक्सप्लेन करूँ, तो बर्नर्ड शॉ जो कहते हैं कि जब ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, यूनिवर्स बनी, तो लाइफ और मैटर दोनों ही वजूद में आ गए थे। जब मैटर बना तो लाइफ भी साथ ही आ गई थी। अब इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। जब इंसान पैदा हुआ तो एक मिट्टी का पुतला था। इंसान एक मिट्टी से बना हुआ इंसान है, और जब उसके अंदर अल्लाह ने अपनी जो है वो उनके अंदर रूह फूंकी तो उनके अंदर जान आ गई और वो एक मुकम्मल इंसान बना। इसको मज़ीद अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो मैटर इज़ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एक तरफ ये भी कह सकते हैं कि ये लाइफ का दुश्मन भी है, क्योंकि लाइफ जो है वो मैटर पे डिपेंड करती है। क्योंकि जब लाइफ ना मैटर के अंदर एंटर होती है तो फिर उसके अंदर जान डालती है। लाइफ मैटर के बगैर कुछ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंसान पहले मिट्टी का पुतला था तो एक मैटर था, उसके अंदर जब लाइफ आई, उसके अंदर जब रूह फूंकी गई, सोल फूंकी गई, तो वो एक जानदार इंसान बन गया। तो इस लिहाज से लाइफ डिपेंड करती है मैटर के ऊपर। तो इस सेंस में
लाइफ जो है, लाइफ की दुश्मन है मैटर। और फिर जब उसको एनिमेट किया तो फिर जाके लिविंग ऑर्गेनिज्म बने, यानी कि इंसान बने, लिविंग जिंदा चीज़ें बनी, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं। इट इज़ लाइफ एक्सप्रेस्ड इन मैटर। मैटर में लाइफ जो है वो नज़र आती है। शाह सजेस्ट करते हैं कि ज़िंदगी जो है वो मैटर को एज अ इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करती है। इंस्ट्रूमेंट, एक कह लें कि हथियार के तौर पे इस्तेमाल करती है, क्योंकि लाइफ को पता है, ज़िंदगी को पता है कि वो मैटर के बगैर कभी भी डेवलप नहीं हो सकती है या कभी भी इवोल्व नहीं हो सकती है, और मैटर के बगैर कभी भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना ही नहीं सकती है। ज़िंदगी के दो मकसद होते हैं, एक मकसद होता है इमीडिएट पर्पस ऑफ लाइफ और दूसरा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ। इमीडिएट का मतलब क्या होता है, यानी कि इंसान जो है या फिर फीमेल जेंडर, मेल जेंडर, कोई भी जो क्रिएशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट हासिल करना चाहते हैं, फैकल्टी हासिल करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जहानत हासिल करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर जो जनरेशन पैदा करनी पड़नी है, और उसके लिए उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा करने पड़ने हैं, न्यू न्यू इंसान पैदा करने पड़ने हैं जो कि बहुत से सुपर नेचुरल पावर रखते हों, मालिक हों। तो मैटर लाइफ के रास्ते में रुकावट है, क्योंकि इस ऑपरेशन के लिए, यानी कि बेहतर जनरेशन पैदा करने के लिए लाइफ फोर्स यही उसको फोर्स कर रही है ना, लाइफ फोर्स इंसान को। तो मैटर क्योंकि कम है, तो मैटर जो है ना, ये उनके जो ऑब्जेक्ट्स या गोल्स हैं उनको पूरा करने में उनके लिए हर्डल्स, ट्रबल्स पैदा करती है। सेकंड मकसद ज़िंदगी का क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ। अब इस हवाले से क्या है कि लाइफ जो है वो मैटर पे डिपेंड नहीं करना चाहती है, लेकिन उसको फिर भी होना पड़ेगा डिपेंड, बिकॉज मैटर के बगैर वो वजूद में नहीं आ सकती है। नेक्स्ट हम द नेचर ऑफ लाइफ फोर्स, द वे इन विच इट ऑपरेट्स पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि ये लाइफ फोर्स काम कैसे करती है। तो इस लिहाज से शाह डिफाइन करते हैं कि लाइफ फोर्स एक डायरेक्शन है, एक रास्ता, एक वे है मैटर को पैदा करने का, मैटर को क्रिएट करने की एक विल है, उसको मोल्ड करने का अपने मुताबिक, जैसी आप क्रिएशन चाहते हैं, जिसको पैदा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिसको पैदा करने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसको हम कहते हैं इंटेंस विलिंग। क्या कहते हैं, इंटेंस विलिंग, शिद्दत, किसी काम को पूरा करने की शिद्दत। और फिर एक इस शिद्दत की वजह से फिर एक नया ऑर्गन वजूद में आता है और एक नई स्पीशीज़ बनती है, एक नई ह्यूमन क्रिएशन होती है। और इस इंटेंस विलिंग की वजह से फिर एक सुपर मैन जनरेशन पैदा होती है। अब अगर मिसाल लेते हैं, पहले आप डिज़ायर करते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आप क्या करते हैं, पहले उसकी डिज़ायर करते हैं, उसकी ख्वाहिश करते हैं, फिर जाके उसकी इमेजिनेशन करते हैं, फिर उस विल की क्रिएशन करते हैं। ये एक फार्मूला है, आप फार्मूला ज़रा देखें। पहले आप डिज़ायर करेंगे, फिर उसके बाद प्लस इमेजिनेशन करेंगे, फिर प्लस आप क्रिएशन करेंगे, और यही किसी चीज़ को वजूद में लाने का एग्जैक्ट फार्मूला है जो कि बर्नर्ड शॉ ने इसके अंदर बयान किया है। यू इमेजिन व्हाट यू डिज़ायर एंड एट लास्ट यू क्रिएट एंड यू विल। इस लिहाज से मैन एंड सुपरमैन में मैन को जो है ना एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लाइफ फोर्स बयान किया गया है, और फीमेल को जो है वो सुपीरियरिटी दी गई है कि और जो है ना वो मैन को एज आ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके ये क्रिएशन करती है, यानी कि नस्ल बढ़ाने के लिए पहले उसके साथ शादी करती है, फिर उसके बाद फिज़िकल रिलेशन बनाती है, फिर उसके बाद एक अच्छी जनरेशन पैदा करती है, और फिर जाके एक अच्छी और सुपर नेचुरल और सुपरमैन जनरेशन पैदा होती है। इसका ये अगर मैं शॉर्ट कर समराइज़ करूँ, पीछे से जितना भी है उसका मकसद ये था कि आपको डिटेल में फ़िलॉसफी समझाई जाए कि ज़िंदगी कैसे वजूद में आई और मैटर और लाइफ का आपस में क्या ताल्लुक़ है, क्या इंपॉर्टेंस है। फिर उसके बाद मैन को एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, क्योंकि वो एक उसको औरत जो है ना वो आदमी को एक ब्रेड विनर समझती है अपने बच्चों के लिए,
यानी कि अपने बच्चों की जो तमाम ज़रूरियात को पूरा करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट समझती है, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने का एक इंस्ट्रूमेंट समझती है। अकॉर्डिंग टू बर्नर्ड शॉ वो ये समझते हैं। हिज इंक्रीज इंटेलिजेंस और जो फैकल्टीज़ हैं वो बन जाती हैं एक कॉमन हेरिटेज। क्योंकि देखें, जब एक जनरेशन पैदा होती है कोई भी, तो उसको विरासत में अपने पेरेंट्स से, अपने आबा व अजदाद से विरासत में वो हेरिटेज मिलता है, या वो कुछ खसूसियात होती हैं जो कि बच्चों पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। तो यहाँ पे वो बात की गई है कि मैन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लाइफ फोर्स, बिकॉज विदाउट मैन वुमेन कैन क्रिएट एनी क्रिएशन। तो सेम यहाँ पे ये बताया गया है। और जो है, जो फीमेल है, वो एज अ वर्किंग थ्रू वुमेन टू क्रिएट मैन हु इज़ डिज़ाइन टू कैरी लाइफ टू हायर लेवल। मतलब वो रोमांटिक नोशन से, लव के रोमांटिक नोशन से वुमेनहुड को ग्लोरीफाई करती है। और यहाँ पे बर्नर्ड शॉ ने मोक किया है वुमेनाइजर पे, यानी वुमेनहुड पे उन्होंने मोक किया है। वो कहते हैं कि ये जो औरतें हैं, ये इनमें कोई रियल लव नहीं होता है, ये सिंपल लव अपनी फैसिनेशन आदमी को अट्रैक्ट करने की वजह से करती हैं। और इसका एक मकसद ये होता है कि वो अपना जो है वो मकसद, गोल जो है वो हासिल कर सके, एक अपनी ज़िंदगी की आखिरी होप, अपनी जो क्रिएशन है वो हासिल कर सकें। ये एक सेक्सुअल बेट है, यानी कि औरतें जो हैं अपने आप को इम्प्रेगनेशन करने के लिए, अपनी फर्टिलाइजेशन करने के लिए आदमियों को यूज़ करती हैं।